हाय एवरीवन, वेलकम टू रुशल जी के क्लासेस। हमारी जो लास्ट क्लास थी क्लास 7 की हिस्ट्री हम कर रहे थे दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी, जिसमें हम लोगों ने तोमर राजपूत के बारे में पढ़ा। ठीक है, देहली वाल किसे कहा जाता है उसे पढ़ा है। और बीच में क्लासेस इसलिए नहीं हो पाई, मैंने आपको बताया है कि तबीयत सही नहीं थी। अब कंटिन्यू क्लासेस होंगी, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया है। आज का जो टॉपिक है ये इल्तुतमिश की बेटी मिनाहे सिराज ने क्या कहा था रजिया सुल्तान के बारे में, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है खिलजी और तुगलक वंश। ठीक है, तो प्लीज़ यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है और टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ जाओ, क्योंकि अब पहले के जैसे सब कुछ आपको क्लासेस मिलेंगी, क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। और अगर आपके पास नोट्स नहीं है मेरा, तो आप इस नंबर पर मैसेज करके ज़रूर ले लेना, आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन कैसा था, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें जो जो टर्मिनोलॉजी एग्जाम में पूछा जाता है ना, वो आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। तो दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंत और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। मतलब कि यहाँ पर जो सुल्तान थे, विशेषकर जो इल्तुतमिश था सामंत, और जमींदार के स्थान पर ये क्या चाहते थे, गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना। ठीक है, और इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बंदगा किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो सूबेदार होते थे जिसको ये लोग नियुक्त करते थे, जिसे हम गुलाम कहते हैं, फारसी में बंदगा कहा जाता है, तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से ट्रेनिंग भी जो है दिया जाता था। और वे चूँकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। ठीक है, तो आपसे बंदगा वाला क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ पर तो हमें कुछ नहीं पढ़ना। ये देखिए, जो कि आश्रित, तो पता ही आपको, अगर डिपेंड होना, ठीक है, किसी व्यक्ति के संरक्षण में जो रहता है उसे हम कहते हैं, जो कि निर्भर होता है। ठीक है, तो खलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे हैं और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे हैं। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। ठीक है, क्योंकि मान लो उनको सेनापति बनाया जा रहा है, सूबेदार बनाया जा रहा है, तो इस तरीके से राजनीतिक अस्थिरता जो है वो पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित जो हैं अपने मालिक और संरक्षकों के प्रति काफ़ी वफादार होते थे। ठीक है, मगर उनके उत्तराधिकारी के प्रति नहीं, ये भी ध्यान दीजिएगा। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच में टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी तारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पद पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की काफ़ी उसको क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, तो वैसे तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको पता ही है। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इक्ता किसे कहते हैं, मुक्ति किसे कहते हैं, इनका क्या काम होता था। अच्छा, जो टैक्स लगते थे 3 तरीके के, वो कौन कौन से टैक्स थे, ये आपसे पूछेगा। तो पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायक को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया है, और ये इलाके इक्ता कहलाते थे। ठीक है, तो अलग अलग आकार के जो इलाके हैं, उनके जो सूबेदार के रूप में जो उनको नियुक्त किया जा रहा है, उन्हें कहा जाता है इक्ता, और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तदार या फिर मुक्ति कहे जाते थे। ठीक है, मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, तो इक्तदार मुक्ति किसे मतलब कौन कहे जाते थे, जो अलग अलग इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त होते थे वो होते थे, और जो मुक्ति होते थे उनका फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना। ठीक है, और अपना जो भी उनका इलाका है उसमें कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। सैलरी के बजाय वो क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी सैलरी देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका था। मतलब यह था कि उनका जो पद है वो वंश परंपरा से ना चले, मतलब कि राजा है फिर उसका बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, उससे ना चलकर उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ठीक है, तो ये जो कहानी मैं आपको बता रही हूँ स्टेटमेंट में पूछा हुआ है, जैसे कि
अलाउद्दीन खिलजी है, तुगलक है, इसके शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी ही स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया जाता था। मुक्ति लोगों के द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात को ध्यान रखते थे कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। ठीक है। खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य कर दिया गया। मतलब कि आप जो टैक्स वसूली है उसका राइट छीन लिया गया है और उनको बोला गया कि तुमको कर चुकाने के लिए उनको बाउंड कर दिया गया। और यही आपसे पूछेगा क्योंकि 3 तरीके के कर थे। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरीके के टैक्स थे। देखिए, यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। पहला था कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। ध्यान दीजिएगा, पहला कृषि पे था, दूसरा मवेशी पर और तीसरा घर पे। तो ये 3 तरीके के टैक्स थे जो कि सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। तो उस समय ये कर था कृषि पर, मवेशी पर, घर पर। ठीक है। यह याद रखना जरूरी है कि उस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। ठीक है। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें पैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया है कितने तरीके के टैक्स थे। कृषि पे था, मवेशी पे था, घर पे था। ठीक है। इक्ता क्या होता है, मुक्ति क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना, मतलब जिसे आप उज्बेकिस्तान बोलते हैं, इस पर हमला किया है। तो ये लाइन आपको याद रखना है। इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में जो उज्बेकिस्तान है उस पर हमला किया है और दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। ठीक है। अब 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी छोटा सा है, आप देख सकते हैं, इतना ही है बस। अब 15वीं 16वीं शताब्दी में सल्तनत कैसा था। तो तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंश का राज रहा है। ध्यान दीजिएगा, 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर किसका राज रहा है, सैयद तथा लोदी। ठीक है। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थीं और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूत जैसे नए शासक समूह भी उभरे। ठीक है। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। अब ये आपसे पूछेगा शेरशाह सूरी का, हुमायूं का पूछेगा, अकबर का पूछेगा। तो शेरशाह सूरी 1540 से 45 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 40, 55 से 56 तक उसको चुनौती दी और हराया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हुमायूं को किसने हराया, तो वो है शेरशाह सूरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। मतलब इन सब ने खिलजी का कुछ प्रशासन था उसको फॉलो किया और काफ़ी अच्छा बना दिया। अच्छा, अकबर ने भी इसको फॉलो किया था, क्योंकि अकबर 1556 से 1605 में जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में जो शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था थी ना उसको ही अपनाया और बोला भी था कि भाई आगे भी आप इस चीज़ को फॉलो करो। और अभी हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कल हमारा चैप्टर 4 है। यही थोड़ा सा हाफ पोर्शन इसका बाकी था जो कि मुझे कराना था आप सभी को। आप सभी से पूछेगा इक्ता क्या है, तारीख क्या है, खराज क्या है। अभी मैंने आपको बताया था ना, खराज टैक्स जो कि कृषि पे होता है। ये देखिए,
कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता है, जो कि किसान की उपज का लगभग 50% होता था। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर करते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड सॉरी फॉर दैट कि क्लासेस इतने दिन नहीं हो पाई थी, बट क्लास लेने की हालत में नहीं थी मैं, बट अब डेली होगा। तो इस चैप्टर से मैं 2 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, क्योंकि 2 क्वेश्चंस ही अभी मैं ढूंढ पाई हूँ, क्योंकि देखो क्वेश्चंस तो बहुत सारे पूछे गए हैं, बट आपको भी पता है कि ऐसे मैनुअली ढूंढना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो बंदगा शब्द को मध्ययुगीन काल में किसके लिए उपयोग किया गया, ये आपका 2021 में पूछा है। अभी ये मैंने आपको बताया था, बंदगा गुलामों के लिए। आपने देखा था ना, गुलाम, इनको काफ़ी अच्छा लगता था कि अच्छा इसके जगह पे हम गुलाम रखते हैं, तो गुलामों के लिए बंदगा यूज़ किया गया है। ठीक है, दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 7वीं शताब्दी में बड़े बड़े जमींदार और सेनापतियों ने धन और शक्ति प्राप्त कर अपने आप को क्या घोषित किया था, महासामंत। 2022 में पूछा है। ठीक है, महासामंत। तो ये इसका पहला क्वेश्चन हो गया। तो इस चैप्टर से आपसे मुक्ति पूछा है, इक़्तिदार पूछा है, और जो मैंने हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर के बारे में आपको बताया है वो क्वेश्चन भी पूछा है। आज के लिए मैं 2 क्वेश्चन ही लेकर आई हूँ, बाकी के क्वेश्चंस भी मैं अभी ढूंढ रही हूँ, मिल जाएगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने कॉमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। डेली क्लासेज होंगी, आज की क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है, कल से टाइम पे होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।